नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर 2025 है। आज हम पिछले 2 दिनों की कानूनी खबरों का सिर्फ ब्यौरा नहीं देंगे, बल्कि उन बड़े फैसलों की गहराई में उतरेंगे जो ये तय कर रहे हैं कि एक नागरिक के तौर पे हमारे अधिकार क्या हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं की जवाबदेही कहाँ है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट से कुछ बहुत ही दिलचस्प मामले हैं। बिल्कुल, और आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। ये फैसले अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन ये एक बड़े सवाल का हिस्सा है कि बदलती टेक्नोलॉजी और समाज के साथ हमारा कानून कैसे बदल रहा है। एक तरफ निजता की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ दशकों पुरानी संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जा रही हैं। चलिए इन धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले उस धागे को पकड़ते हैं जो हमारी निजी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा है, प्राइवेसी यानी निजता। सुप्रीम कोर्ट ने वॉयरिज्म मतलब ताक झांक के अपराध पर एक बहुत अहम बात साफ की है। आईपीसी की धारा 345C के तहत किसी महिला की सहमति के बिना उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना हमेशा अपराध नहीं होगा। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। हाँ, पहली नजर में ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने कानून की एक बहुत बारीक और महत्वपूर्ण लाइन खींची है। कोर्ट का कहना है कि ये धारा तभी लागू होगी जब महिला किसी निजी कार्य यानी प्राइवेट एक्ट में लगी हो। अच्छा, निजी कार्य। तो अब सवाल उठता है कि ये है क्या? बिल्कुल, तो कानून के मुताबिक ये वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति ये उम्मीद कर सकता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, जैसे कि बाथरूम में या कपड़े बदलते समय। लेकिन अगर कोई महिला किसी सार्वजनिक पार्क में बैठी है तो वहां उसकी तस्वीर लेना इस धारा के तहत वॉयरिज्म नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी सहमति ना हो। जी, भले ही सहमति ना हो। ये आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में बहुत जरूरी सफाई है, बहुत जरूरी। और इसी निजी और सार्वजनिक जीवन के धुंधलेपन से जुड़ा एक और मामला है बच्चों की कस्टडी का, खासकर वर्क फ्रॉम होम को लेकर। हाँ, ये मामला आज के कामकाजी माहौल की सच्चाई को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई माता पिता घर से काम कर रहा है, ये बच्चे की कस्टडी हासिल करने का मतलब इकलौता या सबसे मजबूत आधार नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि बच्चे के लिए सबसे जरूरी क्या है, शारीरिक मौजूदगी या फिर क्वालिटी टाइम और सही परवरिश। बिल्कुल, हो सकता है कोई घर पर रहकर भी अपने काम में इतना व्यस्त हो कि बच्चे पर ध्यान ही न दे पाए। हाँ, इसलिए अदालत बच्चे के सर्वांगीण विकास को देख रही है, न कि सिर्फ माता पिता के वर्क लोकेशन को। मतलब अदालतें अब सतही बातों से आगे जाकर असलियत देख रही हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्यक्तिगत मामले में अहम फैसला दिया है। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने उन सभी उपहारों को वापस पाने की हकदार है जो उसे शादी के दौरान या बाद में मिले थे। ये फैसला स्त्रीधन के कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। स्त्रीधन का सिद्धांत बहुत पुराना है। इसका मतलब है वो संपत्ति जो पूरी तरह से एक महिला की अपनी होती है, उस पे किसी और का हक नहीं होता। अच्छा, तो इस फैसले ने उस सिद्धांत को तलाक के मामलों में और मजबूत किया है। ये सिर्फ उपहारों की वापसी नहीं है, ये एक महिला की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को मान्यता देना है, ताकि शादी टूटने पर वो आर्थिक रूप से असहाय ना हो जाए। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच है। तो ये तीनों फैसले कहीं ना कहीं व्यक्ति के निजी दायरे और उसके अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन अदालतें सिर्फ व्यक्तियों पर ही नहीं, बड़ी बड़ी संस्थाओं पर भी उतनी ही सख्ती दिखा रही हैं। आयकर विभाग को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार पड़ी है वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कोर्ट इतना नाराज क्यों हुआ। मामला बार बार SLP यानी विशेष अनुमति याचिका दायर करने का था। अब ये SLP कोई आम अपील नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से खास इजाजत मांगने जैसा है कि हमारा मामला इतना जरूरी है कि आपको इसे सुनना ही चाहिए। एक तरह का VIP पास। बिल्कुल। तो जब आयकर विभाग एक ही जैसे मामलों में बार बार ये याचिका डाल रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि आप न सिर्फ अपना बल्कि हमारा भी समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। इसे उन्होंने तुच्छ मुकदमेबाजी कहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेरे पास देश के सबसे जरूरी मामले सुनने के लिए हैं, आप छोटी छोटी बातों के लिए लाइन मत लगाइए। ये एक तरह से न्यायिक अनुशासन का पाठ पढ़ाना है ना। सही बात।
और ऐसा ही अनुशासन बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को सिखाने की कोशिश की है। हाँ, वो मामला भी बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग की बहुत तीखी आलोचना की। अदालत ने प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी जैसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये फैसला चुनाव कराने वाली संस्थाओं को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि चुनाव लोकतंत्र का आधार हैं और उन्हें बिना किसी ठोस वजह के टाला नहीं जा सकता। जी, अदालत का ये रुख दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लेने की इजाजत नहीं है। और ये जवाबदेही सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। अनिल अंबानी के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हाँ, वो मामला कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत अहम है। अनिल अंबानी ने बैंकों के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि जिस फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह किया गया वो अवैध थी। बिल्कुल। इस मामले का नतीजा ये तय करेगा कि बैंक किस प्रक्रिया के तहत किसी कंपनी या व्यक्ति के खाते को फ्रॉड घोषित कर सकते हैं। ये एक मिसाल कायम करेगा। तो एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों की बारीकियां हैं और दूसरी तरफ संस्थागत जवाबदेही का बड़ा सवाल। और न्याय की इसी यात्रा में कुछ फैसले ऐसे आते हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट का लगभग 32,000 प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को बहाल करने का फैसला एक मील का पत्थर है। पहले एक सिंगल जज बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। लेकिन डिवीजन बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को सामने रखा। अनुपातिकता का सिद्धांत। अनुपातिकता का सिद्धांत, इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया के किसी एक हिस्से में, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में, कोई गड़बड़ी हुई भी है, तो आप उसके लिए उन सभी 32,000 लोगों को सजा नहीं दे सकते जिन्होंने बाकी सारी प्रक्रियाएं सही ढंग से पूरी की हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे ट्रैफिक जैम के लिए पूरे शहर का लाइसेंस रद्द कर देना। बिल्कुल सही उदाहरण है। अदालत ने कहा कि आप उन लोगों की पहचान कीजिए जिन्होंने गड़बड़ी की है, लेकिन बेकसूरों को सामूहिक सजा मत दीजिए। ये न्याय का एक बहुत ही संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण है। ये तो हजारों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। न्याय सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करना भी है। और ऐसा ही फर्क इरादे और कार्य के बीच करना कितना जरूरी है, ये ब्रह्मोस के पूर्व वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल के मामले में दिखा। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था और बहुत संवेदनशील था। निशांत अग्रवाल पर आरोप था कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी लीक की है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जी, और अदालत ने जो कहा वो कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को उजागर करता है, मेंस रेया, यानी दोषपूर्ण इरादा। मतलब सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं है कि उन्होंने जानकारी भेजी, ये भी साबित करना होगा कि उनका इरादा देश को नुकसान पहुंचाने का था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि जानकारी लीक करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का कोई इरादा था। हो सकता है ये लापरवाही हो, गलती हो, लेकिन लापरवाही और देशद्रोह में जमीन आसमान का फर्क है। और इस तरह के गंभीर मामलों में सिर्फ कार्य काफी नहीं है, उसके पीछे का दोषपूर्ण इरादा भी साबित करना पड़ता है। ये फैसला इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। वाह, तो हमने देखा कि कैसे अदालतें सिद्धांतों के आधार पर फैसले ले रही हैं, चाहे वो अनुपातिकता का सिद्धांत हो या दोषपूर्ण इरादे का। लेकिन न्यायपालिका सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं, अपने भीतर भी सुधार की कोशिश कर रही है, जैसा दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों के चैम्बर आवंटन के मामले से लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बहस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों के चैम्बरों के वंशानुगत आवंटन के नियम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मतलब अगर किसी वकील का निधन हो जाता है, हाँ। तो उसका चैम्बर उसके बेटे या बेटी को मिल जाता है। जी। अदालत ने इसे साफ तौर पर भेदभाव कहा है और पूछा है कि क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये न्यायपालिका के भीतर की एक आंतरिक सफाई जैसी है, जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि अवसर योग्यता के आधार पर मिले, वंश के आधार पर नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों की ये कानूनी तस्वीर हमें दिखाती है कि अदालतें हर स्तर पर सक्रिय हैं, चाहे वो वॉयरिज्म जैसे अपराध की परिभाषा को साफ करना हो, हजारों शिक्षकों को राहत देना हो, या फिर सरकारी विभागों को उनकी हद बताना हो। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हमारे कानूनी ढांचे का विकास है जो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है।
आपने बिल्कुल सही कहा, और ये सब हमें एक बहुत बड़े और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ हमारी न्यायपालिका एआई जैसी नई तकनीक को अपनाने और अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे चुनावी अखंडता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कॉरपोरेट धोखाधड़ी जैसे सदियों पुराने लेकिन लगातार जटिल होते जा रहे मुद्दों पर फैसला देना पड़ रहा है। तो आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद ये होगा, परंपराओं पर आधारित एक संस्था उस भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करती है जो अभूतपूर्व गति से आ रहा है, और इस तैयारी के दौरान वो ये कैसे सुनिश्चित करती है कि सभी के लिए न्याय का जो मूल सिद्धांत है वो इसकी सबसे मजबूत और अटूट नींव बना रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।